हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 11 नवंबर है और 10 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स शॉर्ट पसंद आने वाले हैं। उसका रीज़न क्या है कि मेरे सारे नोट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है। आपको इतने अच्छे लगने वाले हैं ये सारे नोट्स कि आपको लगेगा आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। उसके साथ में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको ये नोट्स डिटेल फॉर्म में होंगे। और अगर यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखोगे, अगर कोई 60 मिनट्स की वीडियो है तो आपको यहाँ 30 मिनट्स में मिल जाएगी उतना ही कंटेंट, सिमिलर डिटेल फॉर्म में सिमिलर कंटेंट आपको बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, टॉपिक है सबसे पहले अभी समझो, एथिक्स पैनल रिकमेंड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मोहित्रा। तो अभी क्या हुआ है, जो एथिक्स कमेटी है उन्होंने क्या किया है, हमारी जो एक मोहित्रा थी, जो एमपी है मोहित्रा, उनकी क्या हुआ कि उनको डिस्क्वालीफाई के लिए उन्होंने एथिक्स कमेटी के अंदर ज़्यादातर लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वोट दिया है। तो अभी हमको क्या समझना है इसमें, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एथिक्स कमेटी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पार्लियामेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ये मतलब एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने क्या किया कि किसी बिजनेस फर्म, एक हीरानंदानी नाम से एक बिजनेस मतलब जो बिजनेसमैन थे, उसको बेनिफिट पहुँचाने के लिए क्वेश्चन पूछे थे। तो इसलिए एथिक्स कमेटी के पास ये केस गया हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाना है तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है क्वेश्चन पूछने के। दूसरा, जो मोहित्रा इनको एथिक्स कमेटी में गया है उनका मामला, तो एथिक्स कमेटी क्या है। तो अभी दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एथिक्स पैनल रिकमेंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मोहित्रा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर प्रोसीजर समझो। एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये जो है ये डिसाइड करते हैं। उसके अंदर रूल्स 32 to 54, जो रूल नंबर 32 से 54 है, वो डिसाइड करते हैं कि लोकसभा में बिजनेस कैसे क्या होगा। मतलब जो ये रूल्स है 32 से 54 डिसाइड करता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोकसभा के अंदर। तो इसके अंदर डायरेक्शन और डायरेक्शन नंबर है 10 to 18 ऑफ डायरेक्शंस बाय द स्पीकर। और लोकसभा के जो स्पीकर्स है उनके द्वारा डायरेक्शन नंबर 10 से 18, किसके जो स्पीकर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए जा सकते हैं लोकसभा के अंदर, उसके डायरेक्शन नंबर 10 to 18 और रूल नंबर 32 to 54 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, जो ये है उसके रूल नंबर 32 से 54 आपको याद रखना है। अब उसका काम क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैज़ टू बी फर्स्ट गिवन ए नोटिस टू द लोअर हाउस। सबसे पहले वो क्या करेंगे, लोअर हाउस यानी जो लोकसभा है उसके सेक्रेटरी को नोटिस देंगे और मतलब सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देंगे इंटीमेटिंग देयर क्वेश्चन टू लोकसभा, कि हम लोकसभा में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब ये नोटिस कितने दिन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए नोटिस में लिखा हो, वो सारी चीज़ें सबसे पहले समझो। नोटिस के अंदर एक तो क्वेश्चन जो हमको पूछना है वो होना चाहिए, प्लस मिनिस्टर का नाम, किस मिनिस्टर को पूछना है, उसको जिस मिनिस्टर को पूछना है उसका नाम, उसके अलावा किस तारीख को पूछना है, किस तारीख को हमको आंसर चाहिए, उसकी डेट, प्लस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर आप सोचिए कि एक एमपी ने उस दिन 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहले किस आंसर क्वेश्चन का जवाब चाहिए, फिर किस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, फिर किस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी आपको बतानी है इन केस द एमपी टेबल्स मोर देन 1 नोटिस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन में एक एमपी 5 क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम 15 दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए। नोटिस शुड बी थ्रू ऑनलाइन मोड हो सकता है या प्रिंटेड मोड, किसी भी तरह नोटिस भेजा जा सकता है। अब कंडीशन सुन लो, ये 150 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी नोटिस होना चाहिए वो 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये डिफेमेटरी यानी किसी की मतलब इंसल्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसकी ज़बरदस्ती इंसल्ट कर रहे हो। अगर पब्लिक बेनिफिट में है, पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके किसी व्यक्ति को कि उसको जानबूझ के डिफेम करना जो कि इलॉजिकल है, तो वो गलत है। तो अभी किसी को ज़बरदस्ती आपको टारगेट नहीं करना है। उसके अलावा नोट अगेंस्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह नोटिस के सारे हमने रिगार्डिंग रूल्स पढ़ लिए हैं। तो ये लोकसभा के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना, पर डे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक एमपी के द्वारा। अब राज्यसभा में रूल्स नंबर याद कर लेना 47 से 50, और उसकी भी रूल्स बुक का क्या नाम है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। और उस पर एक इश्यू जो प्रिंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए, और एक इश्यू पर ही बात हो सकती है। लेकिन लोकसभा के अंदर इतना सा ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, लोकसभा के अंदर 5 क्वेश्चन एक एमपी के द्वारा 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर डे, ठीक है। सिंगल दिन, एक दिन की ये कंडीशन है। 15 दिन का नोटिस चाहिए। क्या 15 दिन से कम में भी नोटिस भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब समझ लो, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, लोकसभा राज्यसभा का फॉर्मेट आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन का समझो कि एक क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होते हैं। तो एक तो होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पूछा जाएगा एंड आंसर किया जाएगा बाय मिनिस्टर ओनली, यानी एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उसको आस्क किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्टर के द्वारा उसको आंसर किया जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट,
एक स्टार्ट क्वेश्चन, एक दिन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा केवल एक स्टार्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका एक्चुअली ओरल आंसर देने वाले होते हैं कौन, मिनिस्टर। जो वेन आंसर जब ओरली दिया जाता है तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके अंदर रिटर्न आंसर मांगा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके अंदर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। याद रखना, दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आ गया। अब होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अभी हमने क्या बोला था कि नोटिस कितने 15 दिन का नोटिस होना चाहिए पीरियड, और उसके बाद क्वेश्चन आपको उसका मतलब उस सेशन के अंदर आपको चांस मिल जाएगा कि इस तारीख को ये क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है कि 10 दिन से कम के नोटिस पीरियड में, 10 दिन से ज़्यादा मतलब नोटिस पीरियड सिर्फ 10 दिन से कम भी हो सकता है, उस नोटिस पीरियड के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर होना चाहिए, अर्जेंट मैटर होना चाहिए, वो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तभी पूछा जा सकता है। और लेस देन 10 डेज के नोटिस के अंदर भी उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब क्या क्वेश्चनिंग करना पार्लियामेंट में फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। उससे एक अच्छी डेमोक्रेसी का ये एग्जांपल है, क्योंकि क्वेश्चनिंग होगी, उसका आंसर होगा, तो इसके कारण क्या होता है, पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल बनेगी, अकाउंटेबल पार्लियामेंट, मतलब जो हमको अकाउंटेबल मिनिस्टर्स, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमको मिलेगी, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। उसके अलावा नेशन की ग्रोथ में बढ़ावा मिलेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशन की ग्रोथ में बढ़ावा मिलेगा। उसके तीसरा पॉइंट है इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, और इससे गवर्नमेंट की इंटेंशन भी पता चल जाती है। जैसे कि अभी एक मणिपुर के अंदर केस हुआ था, रेप केस, आपको पता हो तो मणिपुर का जो केस था, अगर उसके मतलब पार्लियामेंट के अंदर उस पर चर्चा हुई, तो इससे गवर्नमेंट का इंटेंशन भी क्लियर पता चल गया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, क्या वो पब्लिक के पक्ष में है, विपक्ष में है, वो क्या जवाब देती है। उससे आदमी की मानसिकता का पता चल जाता है। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से, और अगर वो उस पर क्या रिप्लाई देता है, उससे उसकी मानसिकता का पता चल जाता है कि इनकी क्या उस पर उनकी क्या विचार है। तो इस तरह ये सिग्निफिकेंस समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक समझो, इसके अंदर ही एक एथिक्स कमेटी है, इसके अंदर ही एथिक्स कमेटी है। हीरानंदानी वॉज कोर्स्ड टू साइन एफिडेविट, ठीक है। तो अभी हीरानंदानी वाला मैंने आपको शुरुआत में समझा ही दिया था। अब क्या एथिक्स कमेटी को समझ लो। एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो एक प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर अक्टूबर 1996 के अंदर। उस समय इस पर चर्चा हुई, किस पर, कि हमको एक एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन करना है 1996 के अंदर, और हर प्रत्येक हाउस की यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक एथिक्स कमेटी होगी। अब एथिक्स कमेटी लोकसभा के अंदर पहले उसको समझ लो, राज्यसभा में तो 1997 में बन गई थी, लोकसभा में 2000 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई। उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर से 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करेगा, स्पीकर नॉमिनेट करेगा, लोकसभा के स्पीकर, और टर्म कितनी होगी, 1 साल हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। और राज्यसभा में एथिक्स कमेटी 1997 में बनी। उसके बाद मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 10 मेंबर्स, और कौन नॉमिनेट करेंगे, तो राज्यसभा के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इनकी टर्म कितनी होगी, तो मैक्सिमम 1 ईयर होगी इनकी टर्म। तो हमने लोकसभा की समझ ली, राज्यसभा की समझ ली। याद रखना, लोकसभा में है कितनी, 15 मेंबर, राज्यसभा में 10 मेंबर। राज्यसभा में 1997, लोकसभा में 2000, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स के एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड मोरल, जो मोरल कंडक्ट होते हैं उनको ओवरसी करना। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, एनी मेंबर में कोई भी व्यक्ति चाहे तो एथिकल कमेटी में कंप्लेन कर सकता है रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ओनली। यानी अगर कोई आपको एथिकल कमेटी में शिकायत करनी है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन किन की शिकायत हो सकती है, तो केवल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या तो वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों में से किसी के भी शिकायत हो सकती है। लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स की ही शिकायत हो सकती है, अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एथिकल कमेटी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक समझो, एक अभी टॉपिक और मस्त अच्छा टॉपिक है, सीबीआई, एन इंडिपेंडेंट एजेंसी नॉट ए लिम्ब ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसा कौन बोलती है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट में बोला है। अब आप सोच रहे हो कि ये न्यूज़ क्यों आई है, तो मैं इसका 2 मिनट आपको एक समराइज व्यू बता देता हूँ। अभी क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीबीआई अपने वर्किंग कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि सीबीआई अपने हिसाब से ही काम कर रही है, हमें कुछ पूछ ही नहीं रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने उसका क्या रिप्लाई दिया है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनकी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए जो क्या पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है वो हमें इसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती है, ऐसा वेस्ट बंगाल वाली गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया। अभी हमारे लिए ये काम की नहीं है कि जनरल न्यूज़ क्या चल रही है, हमारे लिए काम की है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सबसे पहले ये इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1963 में। कैसे स्थापना हुई, तो एक सनातन, ध्यान रखना क्या नाम है, 1 सेकंड है ना, इसकी स्थापना 1963 में हुई। किसके रिकमेंडेशन पे, एक संतानम कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन पे। ये याद रखना, ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी नहीं बनी है और ना ही इसके लिए स्पेसिफिकली किसी एक्ट के थ्रू बनी है। ये अपने पावर कहाँ से, इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, सीबीआई का एक्ट नहीं है। ये कहाँ से बनी है, एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, उसके थ्रू इसको पावर दिया गया है, उस एक्ट के थ्रू, इसलिए ये स्टेट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। अब ये ऑपरेट करती है, इसका जुरिस्डिक्शन किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंस एंड जो पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्राइवेंस नाम से जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ऑपरेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर। और पावर कहाँ से लेती है, तो एक्ट क्या है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इन करप्शन केसेस पहले शुरुआत में क्या किया था
कि मतलब करप्शन केस के अंदर इसको किसको रोल दिया गया था, सीबीआई को। तो सीबीआई याद रखना जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उससे ज़्यादा पावर रखती है किसके अंदर, करप्शन केसेज में। अब करप्शन केस में शुरुआत में इसको सीबीआई को करप्शन केस सौंपे गए, धीरे धीरे ये फाइनेंस वाले जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उनको देखने लग गई, साइबर क्राइम्स को देखने लग गई, ऑर्गेनाइज क्राइम को देखने लग गई और स्पेशल क्राइम्स को भी देखने लग गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझो, अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। ये चीज़ भी बहुत ईजी है और मस्त है, आपको पढ़नी है, याद रखनी है। सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकी रिकमेंडेशन तो एक 3 मेंबर कमेटी रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसको अपॉइंट करो। अब 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन है लोकसभा के अंदर उसके जो अपोजिशन के लीडर होते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी के अंदर अपोजिशन ही नहीं है उस केस में क्या होगा, उसके अंदर अगर अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजिशन के अंदर जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर होगा वो। और तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सीजीआई है, और या फिर कोई ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिसको अपॉइंट करते हैं कौन, सीजीआई। अगर सीजीआई अपॉइंट करते हैं या खुद सीजीआई, उनकी 3 मेंबर की जो कमेटी होगी वो रिकमेंड करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस बेसिस पर अपॉइंट करेगी सीबीआई के डायरेक्टर को। अब याद रखना ये सीबीआई के जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किसके हिसाब से होता है, तो सेक्शन 4A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 4A के हिसाब से डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। तो याद रखना सेक्शन 4 है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, नीड टू एक्सपीडिटेट ट्रायल इन केसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए सुप्रीम कोर्ट टेल्स हाई कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है, किसको बोला है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के लिए बोला है कि जितने भी हमारे यहाँ जजेज है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको सभी को सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया है कि आप जो एमपी और एमएलए के केस चल रहे हैं करप्शन वाले या उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। उससे क्या होगा, 2024 के चुनाव से पहले हमको कुछ अगर रिजल्ट मिलता है तो हम उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे ऐसा। तो अभी हमको ये समझना है कि क्या पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन होता है, तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होता है। तो अभी इस टॉपिक को समझ लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन किस में हो रहा है, पॉलिटिक्स में। हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड बिकम एमपी एंड एमएलए, यानी वो चुनाव लड़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं चुनाव लड़के। ऐसे क्रिमिनल्स अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है, अब इसकी प्रोविजन समझो। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो क्रिमिनल्स है या क्रिमिनल चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड कोई प्रोविजन है, तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब दूसरा एक रोपा एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया मेंशन है। उसमें क्या क्राइटेरिया है, सेक्शन 8 बोलता है इस एक्ट का कि वो डिस्क्वालीफाई करता है किसके ऊपर, सर्टेन ऑफेंस के केस में। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 2 साल जेल में रह चुका है, उसके लिए पनिशमेंट मिल चुकी है, तो वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, पर उसको अगर 2 साल जेल हो चुकी है, और 2 साल जेल कब होगी, जब कोर्ट के अंदर केस पर जजमेंट हो चुकी होगी, सुनवाई हो जाएगी। लेकिन ये एक्ट साइलेंट रहता है किसके ऊपर, साइलेंट रहता है उस केस पर जिसके अंदर अभी तक कोर्ट का मामला पेंडिंग चल रहा है या वो केस पे ट्रायल चल रही है, तो उस केस में अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने कुछ भी उसके रिलेटेड प्रोविजन नहीं है। तो आप सोचिए अगर केस पेंडिंग चल रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वैसे भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत जाएंगे और 5 साल भी निकल जाएंगे। तब तक मतलब जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेज है वो पेंडिंग ही रहेंगे, तारीख से तारीख बढ़ती जाएगी। तो ये जो लॉ है वो अभी इस पर पेंडिंग केसेज और ट्रायल केसेज पर अप्लीकेबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट चीज़ समझो, इसकी रीजन्स क्या है, वाई पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। तो उसका रीजन है कि एक तो हमारे यहाँ प्रॉपर लॉ नहीं है, और प्रॉपर अगर कोई लॉ है तो उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है, ना जुडिशरी के प्रॉपर जजमेंट है जो इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो। एक मसल एंड मनी पावर, मसल एंड मनी पावर का मतलब होता है कि कोई विधायक बन रहा है, वो क्रिमिनल है ऑलरेडी, तो उसके पास मनी पावर भी होगा, मसल पावर भी होगा। लोगों को डरा धमका के वोट ले लेते हैं, और अगर कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसकी मतलब उसको मरवा देते हैं। तो इस तरह उन एक प्रॉपर मसल पावर और मनी पावर का यूज़ करके भी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। उसके अलावा वोटर हैव नो ऑप्शन, अगर सोचिए कि जैसे 10 कैंडिडेट खड़े हुए कोई मेंबर किसी पार्लियामेंट के अंदर एमपी के रूप में, अगर 10 मेंबर खड़े होते हैं, आप सोचिए 1 सेकंड के लिए, उस केस में क्या होगा, अगर 10 ही क्रिमिनल है तो उस केस में वोटर्स के पास तो ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें वो देखेगा कौन कम क्रिमिनल है या कौन ज़्यादा 10 में से कौन बेहतर है, तो उसको वोट दिया जाएगा। अल्टीमेटली वोट तो क्रिमिनल को मिल रहा है, लेकिन उनमें से ये देखा जाएगा कि कौन कम क्रिमिनल है। हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं लाइफ में तो हम क्या देखते हैं कि 4 खराब ऑप्शन में से कौन सा खराब कम ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं मोस्टली। तो वैसा ही होगा। तो अगर कोई वोटर्स के पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उनमें से अगर कोई एक क्रिमिनल होगा तो उसको चूज़ कर लेंगे। इसके इफेक्ट क्या होंगे, अफेक्ट करेंगे गुड गवर्नेंस को। सबसे मेन चीज़ क्या है, गुड गवर्नेंस को अफेक्ट करेंगे। अब आप सोचिए कि गुड गवर्नेंस को कैसे अफेक्ट करता है आदमी। तो अब इसके केस में क्या होता है कि अब आप समझिए कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन होगा, वो आदमी जो रूल्स बनाने वाले ही जब क्रिमिनल है तो वो मतलब उसके अंदर व्यवस्था में कैसे सुधार लेके आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अफेक्ट करेंगे गुड गवर्नेंस। ना तो गुड अच्छे लॉ बनेंगे, ना गवर्नेंस प्रॉपर होगी, लोगों को डरा धमका के सिर्फ उनका काम करप्शन करना होगा अल्टीमेटली। उसके अलावा क्राइम इंक्रीज होंगे, खुद क्रिमिनल है, खुद रेपिस्ट है, तो वो क्या रेप के अगेंस्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून बनाएंगे। और नोटिस अभी आपने एक बयान सुना होगा बिहार के सीएम का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं कर रहा हूँ, बट आपने स्टेटमेंट सुने होंगे। तो हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स में कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं वैसा तो आप देख ही रहे हैं। मेरा उनसे
पर्टिकुलरली कोई विरोध नहीं है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नोट ए सिंबल ऑफ गुड डेमोक्रेसी, और इट इज़, अगर कोई गुड डेमोक्रेसी है, हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक शासन है, तो ये सिंबल नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होगा तो इट इज़ नॉट ए गुड सिंबल, ये सही सिंबल नहीं है किसके लिए, गुड डेमोक्रेसी के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक एडिटोरियल आया है, एक न्यूज़ आई है डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप समझिए, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला होगा। आप सोच रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हैं, सीबीआई को पढ़ लिया हमने, उसके अलावा स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से लिंक है, एथिक्स कमेटी को समझ लिया, एक आर्टिकल सेमीकंडक्टर का आया है, चिप ऑफ द ब्लॉक, उसके अलावा डीप फेक से रिलेटेड भी आर्टिकल आया है, अगरतला जो अखुरा रेल लिंक है उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, एथिक्स कमेटी वाला आया है। इस तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हैं। तो अभी मैं आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी समझा देता हूँ, आप समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज आपको टॉपिक इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होगा, अभी रश्मिका मंडाना का एक केस हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी एक और लेडी थी जिसके वीडियो में उसका चेहरा किसका डाल दिया, रश्मिका मंडाना का, और एकदम ऐसा लग रहा था रियल फॉर्म में। तो आप सोचिए ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वहाँ पर, डीप फेक टेक्नोलॉजी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई है। तो अब समझिए डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इट इज़ द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वीडियो, यानी वीडियो को मैनिपुलेट करना, इमेज को मैनिपुलेट करना, ऑडियो को मैनिपुलेट करना, और किसके थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है, कंप्यूटर्स का, डीप लर्निंग का यूज करके, या जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क्स होते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टेक्निक्स का यूज करके क्या किया जाता है, ऑडियो, इमेज, वीडियो, इनको मैनिपुलेट किया जाता है। और जो डीप लर्निंग होती है वो किसका पार्ट होता है, डीप सिंथेसिस का। अब डीप सिंथेसिस क्या होता है, ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टेक्स्ट को जनरेट कर रहे हो, इमेज जनरेट कर रहे हो, ऑडियो, वीडियो, ताकि हम एक वर्चुअल सीन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीप फेक के अंदर क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेज, या जो भी हमारी ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं उनको चेंज किया जा सकता है, उसमें मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब अनसेटलिंग कॉन्सिक्वेंस, और इसके क्या नुकसान है, एथिकल कंसर्न क्या इश्यू हो जाते हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि इनको जो हम पोर्न वीडियोज़ बनाते हैं उसके जैसे सॉरी मैंने एक वर्ड गलत बोल लिया है, अगर आप जो पोर्न वीडियोज होती है उसके अंदर चेहरा चेंज करके किसी और लेडी का चेहरा डाल दिया जाए तो इस तरह उसको डिफेम किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी वायोलेशन, और इसका यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्राइवेसी को वायोलेट भी किया जाता है, ठीक है। हमें अभी जैसे हम सेक्सुअल वर्ड्स पर बात करते हैं तो हमको इससे डरना नहीं है, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमें उसके लिए लिखना होगा, हमें उसके लिए समझना होगा कि एक्चुअल में ये कमियाँ क्या है, और उसके जो रिफॉर्म के लिए हमको क्या क्या सोल्यूशन हम अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, यूज टू मेक, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी इसका यूज़ लिया जाता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का, प्राइवेसी को वायोलेशन में भी यूज़ लिया जाता है, और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है। अब इंडिया की स्टैंड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है, ठीक है, लेकिन एक आईटी एक्ट है, एग्जिस्टिंग लॉ, जिसके अंदर सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है जो कि डिफेमेशन से रिलेटेड है। अगर डीप फेक के कारण, डीप फेक टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को डिफेम हो जाता है तो वो सेक्शन 67 और 67A का यूज़ करके वो क्या कर सकता है, उसमें फ़ायदा उठा सकता है। एक इंडियन पिनल कोड में भी डिफेमेशन के लिए सेक्शन 500 है, वो भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए यूज आ सकता है, क्योंकि डिफेम हो रहा है आदमी तो सेक्शन 500 का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, उसमें भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है। लेकिन क्या स्पेसिफिकली और भी रूल्स है, तो मैं उन रूल्स को बता रहा हूँ आपको, 1 सेकंड, पहले आप अपन लो देख लेते हैं। अभी आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 है, उसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरी है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गए, जो भी ये सोशल मीडिया चैनल्स है, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, तो टू इंश्योर डीप फेक वीडियो कि आप अगर कोई भी डीप फेक वीडियो आपको लगती है, उनको चैनल्स को, प्लेटफॉर्म्स को या फोटोज़ को, तुरंत आपको उसको हटानी है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अगर आप इसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी या प्लेटफॉर्म्स अगर उनको नहीं हटा पाते तो उनको 3 साल तक की जेल, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, या 1 लाख रुपये का फाइन लग सकता है। अब सेक्शन 66D ऑफ द आईटी एक्ट 2000 और एक मैंने अभी आपको समझाया था सेक्शन 67, वो अलग है, ये अलग है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को चीट किया जाता है बाय कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा तो उसमें जेल है 3 साल तक की और 1 लाख तक का फाइन लगता है। उसके अलावा रूल जो है 31B7, उसके अंदर क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंश्योर करना है कि उनके प्लेटफॉर्म का ऐसे कोई भी कंटेंट को वो पब्लिश नहीं करे, होस्ट नहीं करे, जो कि दूसरों को डिफेम करते हो या ऐसे डीप फेक से रिलेटेड हो। उसके अलावा रूल 32B, रिमूवल ऑफ कंटेंट विथिन 24 आवर्स ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट देयर कंटेंट, यानी कंटेंट के अगेंस्ट में अगर किसी ने कंप्लेन कर दी है तो उसकी कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को रिमूव करना है। तो ये रूल 32B समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया, सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट भी समझ लिया, आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी रूल्स 2000, ये तो है डीप फेक से रिलेटेड। उसके अलावा एक पिनल एक्ट है जिसका सेक्शन 500 है, वो किससे रिलेटेड है, वो डिफेमेशन से, क्योंकि डीप फेक से आदमी अल्टीमेटली डिफेम होता है, तो उसमें वो पिनल कोड के अंदर भी जा सकता है, या फिर सेक्शन 67 और 67A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 का भी यूज कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट ये टॉपिक समझ में आ गया। अब अदर कंट्रीज में भी क्या लॉ बने हुए, तो हाँ बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन ने लॉ बनाया था 2022 के अंदर। एक लॉ का नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन अपडेटेड, जिसको अपडेट किया गया है टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, ताकि हम डिसइंफॉर्मेशन की स्प्रेड को रोक सके, उसके लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन उसको डेवलप किया गया है 2022 के अंदर।
कोड ओरिजिनली कम इन 2018 के अंदर आया था, और डीप फेक से रिलेटेड प्रोविजन कब जोड़े गए? 2022 के अंदर। एक यूएस के अंदर भी डीप फेक टास्क फोर्स बनाया गया है, टास्क फोर्स एक्ट के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। किसके लिए? डीप फेक के लिए। उसके बाद चाइना में भी स्पेशली 2023 के अंदर डीप फेक से रिलेटेड रेगुलेशंस को लाया गया है। कनाडा में भी ऐसा लेके आया हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंडिया में प्रोविजंस क्या है उसको समझ लिया, उसके अलावा डीप फेक की हमने उसकी डेफिनेशन को समझ लिया है, अदर कंट्रीज़ में क्या लॉ है उसको भी समझ लिया है। अब समझो डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ के यूजेज क्या है। तो उसको फिल्म डबिंग के अच्छे यूज भी है, गलत यूज भी है, लेकिन आप समझिए यूज क्या है। तो सबसे पहले फिल्म डबिंग, जैसे कि हम साउथ की मूवी देखते हैं तो हिंदी डब्ड होती है। कैसे होती है? डीप फेक के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर ऑडियो को चेंज कर दिया जाता है। ऑडियो के अंदर आदमी बोल रहा है, लिपसिंग ऐसे की जाती है कि जैसे कि वो एक्चुअल में हिंदी बोल रहा है जबकि वो तमिल में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म डबिंग हो गई है। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे सोचिए अब्राहम लिंकन है, अगर वो अपना ही कंटेंट खुद समझा रहा है, आप सोच रहे हो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है अपने ही बारे में खुद बता रहे हैं, कोई पुराना आदमी है जैसे महात्मा गांधी जी है जिनकी डेथ हो चुकी है, वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डीप फेक के थ्रू। डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू पॉसिबल है। उसके अलावा आर्ट के अंदर भी क्रिएटिव टूल का यूज करके आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं? अलग अलग आर्ट बना सकते हैं। एक ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन, आपने कभी रीफेस एप्लीकेशन का यूज़ किया हो, जैसे कि रीफेस एप्लीकेशन होती है। उसके अलावा स्नैपचैट देखा हो जिसके अंदर हमारे चेहरे से जीभ निकल जाती है, हमारे चेहरे के कान आ जाते हैं, हमारा चेहरा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है? हमारा चेहरा चेंज हो जाता है, आदमी का चेहरा ही चेंज हो जाता है, आप सोचिए, और जबकि इंसान वही है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन किसके थ्रू चेंज हो रहे हैं? डीप फेक टेक्नोलॉजी का। इससे लोगों को फन मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैसेज एंड इट्स रीच। कितनी बार हमने सुना हो, आप कभी ऐसे ऐप है जिसके थ्रू आप कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जैसे दूसरी वॉइस आएगी या फिर आवाज़ चेंज हो जाएगी, तो ये एम्पलीफाई वॉइस करना ये भी किसके थ्रू होता है? डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके अलावा डिजिटल कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेफ्टी। एक डिजिटल कंस्ट्रक्शन या पब्लिक सेफ्टी के लिए भी जैसे जो कम क्वालिटी की इमेज है उसको हाई क्वालिटी की इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेटा रिकवरी की जा सकती है। ये सब किससे होगा? डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये इसके अच्छे यूजेज हैं, इसके फ़ायदे हमने समझा दिए। लेकिन किसी भी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। नुकसान अभी रश्मिका मंडाना वाला केस में आपने देखा ही होगा, स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर भी डीप फेक टेक्नोलॉजी से वीडियो बन चुका है, उसके अंदर मोदी जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं जबकि उन्होंने दिया ही नहीं है। तो इस तरह फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। आप सोचिए अभी थोड़े टाइम पहले क्रिप्टो करेंसी पर न्यूज़ आई थी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हैंडल को, ट्विटर हैंडल को हैंग कर दिया गया था और उसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी पर न्यूज़ आ गई। लोगों के पास तुरंत अपडेट होकर बहुत सारे जनों ने अगर उसको बेच दी होगी, सोचिए, तो उनको नुकसान हो गया जबकि वो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को किसी ने हैक कर लिया था। तो अब आप समझिए इस चीज़ को कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सकता है, हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन किया जा सकता है कि वीडियो के अंदर किसी का चेहरा गलत बना दिया, कोई आदमी चेंज हो गया, लेडी चेंज हो गई, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सेक्सुअल वर्किंग में घुसी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह लोगों को हरास करना, ये काम किसके थ्रू किया जा सकता है? डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। और फैब्रिकेटिंग एविडेंस, यानी एविडेंस को छिपाना, जैसे कोई एविडेंस से कंप्यूटर के अंदर पड़े हैं, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन एविडेंस को ही हटा दिया गया, पब्लिक को डिफ्रॉड करना, ये किसके थ्रू होगा? डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसी की रेप्यूटेशन को बिल्कुल बिगाड़ना, जैसे कि अभी रश्मिका मंडाना के केस में हुआ कि जैसे उनकी वीडियो थी, उस केस में क्या हुआ कि उनकी जो रेप्यूटेशन है उनको बिल्कुल बिगाड़ दिया गया जबकि वो एक्चुअल में थी नहीं। तो इस तरह की जो वीडियो है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिए जाते हैं, जैसे कि कोई आदमी है, जैसे एक फादर अपने बेटे को कॉल करता है, आवाज़ किसकी होगी? फादर की होगी। किसके थ्रू आएगी? डीप फेक टेक्नोलॉजी की थ्रू आवाज़ ही चेंज हो जाएगी और वो अपने बेटे को कॉल करके कि मेरे को तुरंत इसमें ट्रांसफ़र करो पैसा। तो आप सोचिए फाइनेंशियल फ्रॉड भी इसके थ्रू किए जा सकते हैं। और लो हमने समझ ही लिए हैं, इसके फ़ायदे नुकसान देख लिए हैं। अब वे अहीड क्या है? वे फॉरवर्ड के लिए आप अच्छे से समझ लो। एक तो हमको अदर कंट्रीज से सीख लेने की ज़रूरत होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन में है तो हमें भी रूल्स को एस्टेब्लिश करना होगा, वो भी स्ट्रेंथन करना होगा रूल्स को। एक क्या हो, अगर एआई से कोई भी वीडियो जनरेट हो रही है तो आपको क्या करना है? वाटर मार्क ऐड करना है। वाटर मार्क का मतलब कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी वीडियो जनरेट हो रही है तो उस पर वाटर मार्क स्पष्ट दिखना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ये वीडियो डीप फेक है या नहीं है, इससे ये पता चल जाएगा। उसके अलावा यूजर्स, सबसे बड़ा रोल किसका होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। वो अगर यूजर्स कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उसको रोकना है, डिटर करना है। ये इस काम किसको करना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, जिसके थ्रू क्या होगा, अगर हमारा नेशन ऐसा कुछ करता है कि डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जिससे पता चल जाए कि ये वीडियो डीप फेक है या ये ऑडियो डीप फेक है, तो इससे क्या होगा कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो है, तो ये भी फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन डिजिटल गवर्नेंस, यानी जो डिजिटल लॉ है, लेजिस्लेशन है, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हमने डीप फेक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब एक टॉपिक और आया है सेमीकंडक्टर चिप। आपने सुना ही होगा, मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया था सेमीकंडक्टर चिप का। उसमें क्या है हम समझ लेते हैं। मटेरियल विच है वे 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर दोनों साइड में मतलब जो बिजली होती है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। इंसुलेटर में सिर्फ वन साइड ही ट्रांसफ़र होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में ट्रांसफ़र नहीं होती है, कनेक्टिविटी में इशू आता है थोड़ा, मतलब उसमें कम होता है। तो सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का मॉडल होता है
मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट लेस देन कंडक्टर और ग्रेटर देन इंसुलेटर से। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं सेमीकंडक्टर में? एक तो सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन का सिंबल है SI और एटॉमिक नंबर है 14, याद रखना। और ये रिफाइन करता है फ्रॉम सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर चिप बनाई जा सकती है, जर्मेनियम से बनाई जा सकती है, गैलियम से बनाई जा सकती है, आर्सेनाइड से बनाई जा सकती है, कैडमियम से बनाई जा सकती है, सेलेनाइड से बनाई जा सकती है। इसके सिग्निफिकेंट क्या है? तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी जैसे मेडिकल डिवाइसेज है उनके अंदर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है, कार होती है उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये काम का है, हाउस होल्ड गैजेट में ये काम का है, मेडिकल डिवाइस में ये काम का है, ECG मशीन्स में, स्मार्टफोन में ये यूज़ होता है। तो हम चारों तरफ से सेमीकंडक्टर चिप्स के थ्रू घिरे हुए हैं, इसका ये फ़ायदा है। अब सेक्टर क्या है? एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस, इन सभी के अंदर इसका यूज़ होता है। तो हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? बिल्कुल, कि जो ये सेमीकंडक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या इंडिया का स्टेटस क्या है? तो इंडिया सारी चिप्स, ऑल सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता है। और इंडिया का जो मार्केट है फ्यूचर में, जो इंपोर्ट का मार्केट है, टोटल मार्केट, वो $100 बिलियन को टच करने वाला है 2025 तक। तो हमें अब स्कीम डेवलप करनी होगी फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हमने क्या स्कीम डेवलप की? एक स्कीम है जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को कंपोनेंट मतलब प्रमोट करेगी। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत लेके आया है। उसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी भारत लेके आया है। अब आप एक और चीज़ समझिए कि वर्ल्ड लेवल पर क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो सेमीकंडक्टर के मामले में टॉप 5 कंट्रीज़, एक तो है ताइवान, एक साउथ कोरिया, एक जापान, US और उसके अलावा चाइना। याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, US, चाइना। अब वर्ल्ड के अंदर 2 कंट्रीज़ तो ऐसी है, US और चाइना, जिसका नाम आप हर सेक्टर में देख लो आता ही है। और चाइना का तो हर सेक्टर में कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड पर आता है। मतलब आप सोचिए चाइना ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तो हमें किसी से भी अच्छी चीज़ें सीखनी है, भले ही वो हमारा दुश्मन हो, और अगर उनमें हमें हर चीज़ को आत्मनिर्भर बनाना है और हमारे देश को इतना ग्रो करवाना है कि हम फाइनेंशियली और हर चीज़ के अंदर चाइना से आगे निकल जाए, तभी हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ताइवान और साउथ कोरिया, ये टोटल दोनों कंट्रीज़ मिला के सेमीकंडक्टर चिप्स का 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ होती है? ताइवान और साउथ कोरिया के अंदर। और बाकी जापान, US, चाइना में टोटल 20% होती है। मतलब बची हुई रिमेनिंग जो 20% तो क्या है, सारी वहाँ नहीं होती, और भी देश है, लेकिन टॉप जो 5 कंट्रीज़ है उसके अंदर ताइवान और साउथ कोरिया 80% तो वही कर देते हैं। बचे हुए जापान, US, चाइना, इनका भी अच्छा खासा मतलब इनकी भी भूमिका है। ठीक है, ये टॉपिक समझ लिया। अब एक चीज़ याद रखना आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि जो एडिटोरियल दिखा है उसके अंदर एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको उसमें एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ काम की नहीं है, बट हाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन काम की है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें बस ऑथर यही बोलना चाह रहा है कि हमने सेमीकंडक्टर्स के लिए जो PLI तो लेके आ गए हैं, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम तो लेके आ गए हैं, लेकिन हम उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम हमारे टारगेट और विजन को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें हमारे फ्यूचर को, सेमीकंडक्टर सेक्टर्स को आगे ग्रोथ करवानी है, तो हमें हमारे लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए बढ़ना होगा। उसके अलावा हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? रिसर्च और इनोवेशन पे। हमने PLI पर पैसा डाला है तो उसकी जगह हम रिसर्च पर भी थोड़ा बहुत पैसा डालेंगे, तो उससे क्या होगा, इनोवेशन मार्केट में हम बढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर्स की ओर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। बस ये लाइन आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। अब एक अगरतला और अखुरा रेल लिंक प्रोजेक्ट है, जो किसने अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर क्या है, एक अखुरा डिस्ट्रिक्ट है और अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा के अंदर, दोनों के बीच में रेल लिंक को एस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट क्या है इंडिया का, कि हम कोलकाता से अखुरा भी एक रेल लिंक और प्रोजेक्ट सेवा चालू करेंगे भविष्य में। उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे डायरेक्ट मतलब कोलकाता से सीधा त्रिपुरा के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमको जाना होता है तो सिलीगुड़ी जो वाला एरिया है वहाँ से होके जाना पड़ता है, और वो बहुत छोटा एरिया है, तो हमें घूम कर जाना पड़ता है। कोलकाता से ऊपर जाके असम होकर हमको त्रिपुरा जाना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना घूमना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, अभी अगरतला से अखुरा तक का तो बन ही चुका है, और अखुरा से लेके अगर वेस्ट बंगाल तक का भी बन जाता है, कोलकाता से लेके अखुरा तक का, तो फिर हमारा डायरेक्ट हम कहाँ टच कर जाएंगे, कोलकाता से त्रिपुरा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी हमने समझ लिया है, सेमीकंडक्टर वाला समझ लिया है हमने टॉपिक। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स पढ़े हैं आज के दिन में, डीप फेक टेक्नोलॉजी को समझा है हमने, बहुत अच्छे से समझा है, और आपको उससे रिलेटेड लॉ, प्रोविजंस, सारी चीज़ें हमने समझ ली है, उसके यूजेस समझ लिए हैं, उसके नुकसान क्या है वो भी समझ लिए हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी अगर आर्टिकल आ जाता है, एडिटोरियल आ जाता है, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने और क्या समझा है, पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को समझ लिया है, और CBI के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, CBI का एक्ट कौन सा है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू पावर लेता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा एथिक्स कमेटी को समझा है आज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। और सबसे अच्छा टॉपिक हमने स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, उसके अलावा लोकसभा की क्या रूल्स है, राज्यसभा की क्या रूल्स है, उनको पढ़ लिया है। और एक छोटा सा न्यूज़ है जो काम की नहीं है, बट इसको सिर्फ आप जान लो कि जो एक साउथ कोरिया के अंदर इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं, उन्होंने
उससे पहले भी एक केस आया था कि अभी रोबोट ने क्या हुआ, एक आदमी को उठाया, उसको वस्तु समझ लिया जो प्रोडक्ट वो उठाता है और उसको डाल दिया, उसके कारण उस आदमी का सिर पिचक गया और उसकी डेथ हो गई इंस्टेंटली। इस तरह का एक केस पहले, ये तो अभी साउथ कोरिया का केस है, उससे पहले भी ऐसा कुछ केस हुआ था 6-7 महीने पहले, जिसमें क्या चेस खेल रहा होता है रोबोट किसके साथ, एक लड़के के साथ में, तो उसने उसकी उंगली पकड़ ली रोबोट ने, और जैसे उंगली को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो उंगली ही टूट गई। उसको उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की बट कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। इस तरह रोबोटिक्स में भी ये न्यूज़ सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है। अगर इससे रिलेटेड कोई एडिटोरियल आएगा 2-3 दिन 5 दिन में, तो हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन। अभी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो अभी हमारे लिए कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। बस टॉपिक्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये टॉपिक भी न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है। आज हमने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहां आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको टेलीग्राम के चैनल को कमेंट बॉक्स के अंदर से ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपके लिए एनी टाइम तैयार हूँ। एंड प्लस अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।